खमेनी जिनको अभी इन्होंने कत्ल किया है, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उन्होंने 1990 में एक फतवा जारी किया था कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर को वेपन के लिए यूज नहीं करेंगे। और साथ ही बात की थी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन की, कि उनको हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 2003 में इस बात को पब्लिकली अनाउंस किया गया। और 2005 में आईएईए की मीटिंग में, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसकी मीटिंग में भी उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि हम न्यूक्लियर पावर को वेपन के लिए यूज नहीं करेंगे। इन सब चीजों के बावजूद जो ईरान पे जो हमला किया है यूएसए और इसराइल ने मिलके, उसके पीछे जो उन्होंने बात कही है वो यही कही है कि ईरान कभी भी चंद दिनों में या चंद हफ्तों में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। और उसके ऊपर हमला कर दिया इस बात को जायज ठहराने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। और ईरान के ऊपर हमला करने के बाद खमेनी को सीधा एकदम से टारगेट करना, उस देश के सुप्रीम लीडर को, कि कल हमला हुआ और अगले दिन जो है सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया गया। क्यों पीछे पड़े हुए थे अल खमीनी के ये दोनों मुल्क? मुझे ये लगता है कि बेसिकली अल खामेनेई के पीछे पड़ने वाला जो मामला है वो जस्ट, अगर अल खामेनेई के हवाले से या एक इंडिविजुअल, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को मारने या उसके जिंदा रहने की उस सूरत में समझना, मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा मतलब एक संकीर्ण सा नजरिया होगा जिसके हवाले से हम इसको नहीं समझ पाएंगे। हम्म। तो उसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे इराक के ऊपर जब हमला करा गया तो हम्म। तब भी ये एक बड़ा वो था कि जो इराक है, उस सदाम हुसैन है, इसके पास जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हाँ। उसमें टोनी ब्लेयर और जो उस वक्त के बुश थे, हम्म। इन्होंने मतलब पूरी दुनिया में जा जाके बहुत सारी स्टेजों पे ये बात बोली कि बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड को खतरा है और नॉन मुस्लिम को तो बहुत ज्यादा खतरा है हाँ। कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इनके पास, वो आने वाले समय में लोगों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। हम्म। तो उसके बाद यूएन ने प्रॉपर एक टीम भेजी वहां पे। हम्म। उस टीम ने पूरा उसको सर्च करा। सर्च करने के बाद ये पाया कि वहां पे कोई ऐसा जो बोला जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई वेपन ही नहीं है। हम्म। तो उसके बावजूद अमेरिका ने, और खास तौर पे ये कहिए कि नाटो ने, अमेरिका हम्म। उसको लीड कर रहा था, नाटो ने वहां पे अटैक करा। और हाँ। उसके बाद पूरा जो इराक है उसको अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद उसके जितने रिसोर्सेज हैं अब तक वहां पे, जो एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट बिठा के वो सब प्लंडर किया जा रहा है, वहां सब हम्म। एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है। हम्म। तो ऐसा ही हमने देखा कि ये पिछले दिनों में मदुरो, जो वेनेजुएला हम्म। के राष्ट्रपति हैं, उन पे इल्जाम उनको लगाया उठा गया लिया। कि जो अमेरिका के अंदर ड्रग सप्लाई हो रहा है वो उसको, हाँ। ड्रग कार्टल्स को हेल्प कर रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो उसको उठा लिया गया। हम्म। तो ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस बहुत हैं केस जब है, जो, इतिहास भरा पड़ा है हाँ, अमेरिका का इस चीज को लेके। तो मुझे ये चीज लगती है कि बेसिकली जो खamenei का एक मतलब जो आपने एक बीच में बात बोली ना कि वो कुछ ही दिनों में एटॉमिक बम बना लेंगे, हाँ। तो वो सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। बेसिकली आप देखिए पिछली बार जब 12 दिन का जो सारा चला था, जब हमने पिछले बात साल। करी थी तब भी, हम्म। हाँ पिछले साल, तो वो जून जुलाई के दिनों में, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें आप देखिए भी तब भी पीस टॉक चल रही थी वहां पे। बिल्कुल सही बात है। और पीस टॉक के दौरान ही अटैक कर दिया गया। और अब भी पीस टॉक चल रही थी ओमान में। हाँ। अभी 12 तारीख को दोबारा एक लास्ट मीटिंग होनी थी। हाँ। जो लास्ट मीटिंग हुई है हमले से पहले, उसमें ये कहा गया था कि अच्छी मीटिंग हुई है और हम्म। आने वाले समय में कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे। हम्म। तो उसके बावजूद ये अटैक फिर Exactly। विद इन दी पीस टॉक फिर कर दिया तो गया। मतलब न्यूक्लियर पावर वाला तो तो मसला नहीं है फिर? हाँ, तो इसमें एक चीज बहुत साफ है कि बेसिकली एक ही मुस्लिम देश बचा हुआ है हम्म। जो लंबे टाइम से अमेरिकन इंपीरियलिज्म को, और खास तौर पे जो ये इजराइल वाला मामला है, हम्म। इजराइल की, बेसिकली इजराइल को बाकी सारे देशों ने बेशक ऑफिशियली तस्लीम ना किया हुआ एज ए कंट्री, हम्म। हम्म। पर वो अनऑफिशियली उनके साथ व्यापार भी करते हैं। हाँ। उनको अनऑफिशियली उनको वो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो एक ही देश है जो आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली जिस
चीज को ठीक मानते हुए ये कहता है कि बेसिकली ये जो एरिया है जहां पे गजा और ये इजराइल वाला जो एरिया है, बेसिकली हम्म ये फलस्तीन है। हम्म। यहूदी अगर बसाए भी गए थे तो वो फलस्तीन का हिस्सा होना चाहिए, अलग हाँ से इजराइल देश की कोई एग्जिस्टेंस होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये स्टैंड रहा है और शुरू उसका से। ये और उसका ये स्टैंड था कि हम्म बेसिकली इजराइल देश की जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी हम्म दुनिया के लिए खतरा है, और खास तौर पे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए खतरा है। हम्म ये ईरान का ऑफिशियल स्टैंड है। हम्म और कंटिन्यूसली जो इजराइल की गुंडागर्दी है, जो गजा के अंदर आपा ने पिछले 3 साल भी देखा कि कितने हजारों बच्चों को मार दिया गया। हाँ। और वहां पे अब तो ये खबरें भी आ रही हैं, कुछ अमेरिका से लेके कुछ बम फेंके गए वहां पे, हम्म जो इतनी ज्यादा 3500 डिग्री तक की हीट जनरेट करते हैं, और उसमें बंदे की बॉडी और हड्डियां पिघल जाती हैं, कुछ बचता ही नहीं है बाकी। वो खास तरह के तो वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन उनको कहा जाता है, कि जिससे इंसान मर जाएगा लेकिन आसपास जो चीजें हैं, जो बिल्डिंग वगैरह, वो सेफ रहेंगी। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों बिल्कुल को मारने के लिए है। बिल्कुल। तो हम्म। वो जो ऐसे वेपन यूज करे गए हैं, अभी ये जो आंकड़ा है वो 60,000 के ऊपर का है, हाँ, बच्चों का जो बच्चों रिकॉर्ड का हुआ है। मरने का। जो रिकॉर्ड हुआ है, तो सिर्फ अभी बच्चों के जिन मरने का। लोगों की, हाँ, तो जिन हम्म लोगों की लाशें नहीं मिली, हम्म जिन लोगों को ऐसे वेपन के साथ पिघला ही दिया गया, वो हम्म। अलग मामला है। वो लोग मामला तो है। बेसिकली ईरान लगातार, चाहे थ्रू हिजबुल्ला, हम्म चाहे थ्रू हमास, चाहे होतीस, हम्म जितने जो लोग इसराइल के खिलाफ लगातार फलस्तीन के फेवर में डटे रहे, हम्म उनको लगातार हेल्प करता रहा है, उनको हथियार देता रहा है। हम्म और ये कहता रहा है कि इसराइल जो है वहां पे, जो लगातार गजा को संगोरने में लगा हुआ है, गजा के लोगों को उजाड़ने में लगा हुआ, तो वो बंद होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो ईरान का एक स्टैंड है, एकमात्र स्टैंड है, ठीक वो बात है। मेन कारण ये है। और ये तो इसमें एक अमरजीत, हाँ। स्ट्रेटजिकल हाँ जी, हाँ जी, बताइए, बोलिए बोलिए। इसमें एक स्ट्रेटजिकल मामला भी है। पिछली वीडियो में आपा ने बात करी थी कि हम्म बेसिकली ये जो स्टेट ऑफ हार्बूज है, हम्म इसके एक तरफ ईरान है हम्म और दूसरी तरफ बाकी सारे वो देश हैं जो अमेरिका के पिट्ठू बन चुके हैं। हाँ। अमेरिका ने वहां पे अपने सारे अड्डे खोल रखे हैं। वहां पे लगभग 17 बेस हैं, फौजी बेसिस हैं जो बना रखे हैं। यूएस ने बनाए तो हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान है। तो हम्म बेसिकली जब तक ईरान है, और वो बेसिकली स्टेट ऑफ हार्बूज, बेसिकली जो वो समुद्री एरिया है, वो एक डिवीजन करता है। एक रास्ता है वो और वो डिवीजन, जहाजों के निकलने का, बहुत संकीर्ण रास्ता है, हाँ 3 किलोमीटर का दायरा उसको बताया जाता है दोनों तरफ से। उसको रोक बिल्कुल। दिया जाए तो और दुनिया की जो मूवमेंट है जहाजों की, वो रुक जाती है। हाँ, वो रोक भी दी गई है। अभी हाँ। वहां पे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो हम्म उसमें आप ये देखिए कि उस पार पूरा अमेरिका का कब्जा है, अमेरिका और हम्म इसराइल का। हम्म और जैसे स्टेट ऑफ हार्बूज की दूसरी तरफ आप आओगे, तो हम्म वहां पे आप पाओगे कि एक तरफ ईरान है, कजाकिस्तान है, हम्म अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और ये आ जाते हैं, क्या कहते हैं, मतलब साथ में एक देश और है, ठीक है। तो हम्म। ये देश जो है बेसिकली इनका अड्डा नहीं है। ठीक तो है। एक तो ये है कि स्टेट ऑफ हार्बूज के दोनों तरफ कब्जा करने का मामला है। हम्म और नंबर दो, बेसिकली जो एक देश आवाज बोल रहा है, आप देखिए हमला हुआ, हम्म। हमला होने के बाद हर देश में, मतलब चाहे सुन्नी है, बेसिकली ये तो शिया लीडर है, ठीक है। शिया लीडर के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया में हर देश के अंदर अमेरिकन एम्बेसीज के ऊपर बड़े बड़े जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसमें पाकिस्तान में, उन्होंने, हाँ, पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान में जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है उसको आग लगा दी। आग लगा दी, और उसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर अच्छा। है। हम्म 12 लोग मारे जा चुके हैं उसमें। हम्म। तो इराक के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे। हाँ। तो इसलिए मामला ये नहीं है, जिस बात पे आपने बात शुरू करी कि हम्म। बात एक मॉरल स्टैंड की है, मतलब इनके खिलाफ डटे रहने का भी मामला है। उसके हाँ, ये मारने तो के बाद इनको अमरजीत ये था, एक बात होगी, जो पॉलिटिकल स्टैंड लिया हुआ था ईरान ने शुरू से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के पक्ष में। थोड़ा सा हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे जाएं। ईरान में एक कंपनी खुलती है, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी।
वो 1909 में वहां खुलती है वो कंपनी, जब वहां पर तेल की खोज की गई कि इस जगह पे तेल है। और उस कंपनी के बिल्कुल। ऊपर कंट्रोल था ब्रिटिश कंपनी का। उसका नाम था एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी। और पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल था, और कुछ वक्त के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसमें 51% शेयर भी ले लिए उस कंपनी में। अब ठीक। होता यह है कि 1951 में, 1951 में, वहां पर एक पॉपुलर लीडर की सरकार आ जाती है। उनका नाम था मोहम्मद मोजदेक। लोगों बिल्कुल। में बहुत प्यारे थे वो। उन्होंने आते ही जो सबसे पहला काम किया वो किया, उन्होंने वहां की ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन। तो वो ठीक है। ब्रिटिश कंपनी, जिसका जो कंपनी वहां से तेल को लूट के मुनाफा कूट रही थी, उसको मोहम्मद मोसद्देक ने आते ही नेशनलाइज कर दिया। उसके बिल्कुल। नेशनलाइज होते ही जो शोषण वहां पर वो ब्रिटिश कंपनी कर रही थी वो खत्म हो गया। और महज 2 साल या 3 साल के बाद 1953 में ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर वहां पर एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन एजेक्स। और उसके हम्म। बाद वहां पर मोहम्मद मोजदेक को हटा दिया गया और अपना एक पपट बैठा दिया गया। उनका नाम बिल्कुल। था रजा पहलवी, मोहम्मद रजा पहलवी। वो हाँ बादशाही ठीक से है। आए हुए थे, और वो नहीं, फिर अभी बेटा अमेरिका में उनका, उनके बेटे को बिठाने की अभी वो चल तैयारी रही है चल ना। रही है। हाँ। बिल्कुल। और जैसे ही वो मोहम्मद रजा पहलवी सत्ता में आते हैं, वो दोबारा से जो ऑयल इंडस्ट्री थी उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं। और अमेरिका हम्म। और ब्रिटेन कंपनियां खूब वहां से मुनाफा कूटती हैं। सही। और 1979, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप ठीक कर देना, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो जाता है ईरान में। और जो अभी अल बिल्कुल। खमीनी है उनके हाथ में सत्ता आ जाती है, वो सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। और ये भी आते ही सबसे पहला काम यही करते हैं कि ईरान का तेल जो है वो ईरान के लोगों का है, और ये बिल्कुल। ईरान के तेल को फिर से नेशनलाइज कर देते हैं। तो सही। मोहम्मद रजा पहलवी के वक्त में जो दोस्ती थी ईरान के साथ अमेरिका की, वो फिर से दुश्मनी में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि नेशनलाइज होते ही अमेरिकन कंपनियां और ब्रिटिश कंपनी को वहां से खदेड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल। 1979 के बाद लगातार, एक तो ये जो पॉलिटिकल इशू जो आपने बताया, दूसरा ये इकोनॉमिक इशू, लगातार अमेरिका और ब्रिटेन के जो मुनाफे थे उनके ऊपर चोट लग रही थी। और वो ठीक बात कही आपने कि चाहते तो, जैसे उन्होंने एक फर्जी प्रोपेगेंडा किया उस वक्त इराक को लेकर, फर्जी प्रोपेगेंडा किया वेनेजुएला का लेकर, वही फर्जी प्रोपेगेंडा न्यूक्लियर वेपन का लेकर यहाँ पे किया। लेकिन जो असल मकसद है वो है ईरान के तेल पे कब्जा। अब वो बिल्कुल। मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे जो है वो तैयार बैठे हैं कि कब जो है अमेरिका बिल्कुल। यहाँ पर सब कुछ खत्म करके जाए, और मैं अमेरिका के हिसाब से यहाँ पर दोबारा सत्ता स्थापित करूं। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, बेसिकली आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात की। हम्म। उसमें एक गोबल्स नाम का आदमी था जो 1917 में, एक उसका स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हम्म। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इमीडिएट बाद ठीक है। और डूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर, उसने एक प्रेडिक्शन की थी कि जो पहले एक कलोनियलिज्म का दौर चल रहा था, हम्म। बेसिकली जो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया आफ्टर 1914, हम्म। तो उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि पहले जो कॉलोनियां थी वो नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा कर रही थी, हम्म। कच्चा माल लेके जाके, वो सारी चीज थी। तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि आने वाले समय में जो दुनिया के तेल पे कब्जा करेगा जो मुल्क, हम्म। हम्म। वो आने वाले समय में दुनिया पे राज करेगा। हम्म। तो इसी हवाले से ये 1952 वाली जो बात आपने बताई कि वहां पे एक बंदा आया जिसको हम्म। इंग्लैंड और अमेरिका ने मिलके हटाया, और हम्म। वहां पे जो रजा पहलवी है उसको बिठाया गया। हम्म। और रजा पहलवी को बिठाने के बाद जो पूरा तेल लूटने की जो बात है वो चला आपा सारा। ने देखी। हाँ। ठीक है। तो अभी भी आप ये देखिए कि जो रजा पहलवी टू है, जिसको बेटा। बिठाने की बात हो रही है, हाँ। बेसिकली जब 12 दिन का पहले अभी हमला था उसमें भी लगातार ये कोशिश हो रही थी। हम्म। पिछले टाइम में जब ईरान के अंदर घर के अंदर पूरी खाना जंगी चल रही थी, हम्म। तो उसके अंदर भी वहां से मैसेज आ रहे थे, वो वीडियो डाल रहे थे लगातार कि देखिए आप हटा दीजिए, मैं आ रहा हूं, आप, मैं हम्म। आपको डेमोक्रेसी दूंगा, ये दूंगा, हम्म। ये सारी बातें हो रही थी। तो अभी आप देखिए, अभी भी जो ये खामनेई को मारना और ये जो हमला अभी किया जा रहा है, अमेरिका और इसराइल तो सीधा आ गए हैं, हम्म। लेकिन इंग्लैंड का इंटरेस्ट आज भी वही है जो 1991 में था। हम्म। हम्म। और ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं, इसमें पूरे यूरोप का,
हम्म। पूरे यूरोप का इंटरेस्ट है इसके अंदर। वो बात ये है कि ये जो रशिया और यूक्रेन की एक वॉर चल रही है, हम्म। उसमें पूरे यूरोप के अंदर जो एनर्जी का क्राइसिस है वो बहुत बड़ा क्राइसिस है। हाँ। जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। जो बेसिकली 20% जो ऑयल है दुनिया को जा रहा है, जो सप्लाई वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होता है, हम्म। तो उसके ऊपर तो पहले इनका कब्जा है। तो अब उससे पूरी नहीं पड़ रही इनकी। हम्म। तो अभी ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगे हुए हैं कि वो इतना तेल भी नहीं बेच पा रहा जितना वो निकाल रहा है। हम्म। और उसको बेचने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है हम्म। जिससे वो अपनी इकोनॉमी चला सके। चला बेसिकली सके। जो पिछले टाइम की अनरेस्ट है, वो अनरेस्ट का मामला भी ये है। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, इतने हम्म। सैंक्शन लगाए हुए हैं कि उनको तेल बेचना नहीं दिया जा रहा। और तो वो सैंक्शन, ब्लैक आप में। ईरान के ऊपर सैंक्शन की बात करें, दूसरे मुल्कों पे दबाव बनाया जाता है जैसे इंडिया पे, कि आपने ईरान से तेल नहीं लेना, और इंडिया ने ईरान से बिल्कुल। तेल लेना बंद कर दिया। हाँ, कम कर दिया, बंद नहीं करा, कम कम कर कर दिया। दिया, बहुत कम कर हाँ। दिया। तो उसमें मुझे ये लगता है कि बेसिकली जो यूरोप का एनर्जी क्राइसिस है हम्म। वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि हम्म। ईरान के ऊपर कब्जा किया जाए। कजाकिस्तान तो हम्म। वैसे ही बेचारा कोई छोटा सा देश है। हम्म। तो ईरान के ऊपर कब्जे का मामला ये है कि ये एक तो सबसे बड़ा देश है, ठीक। इसके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम्म। रेयर अर्थ मिनरल भी इनके पास है, यूरेनियम के इनके पास भंडार हैं, सोने की खदान है, और कच्चा तेल तो बहुत, और जो गैस है वो तो बहुत ज्यादा है, हम्म। और तकरीबन सबसे ज्यादा है। हम्म। तो वो बेसिकली इसके ऊपर कब्जा करना और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के दोनों तरफ इनका कब्जा होना, ये एक स्ट्रेटजिक वॉरफेयर भी है। क्योंकि हम्म। अभी ईरान अगर यहां पे बैठा हुआ है तो चाइना जो है ईरान के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है। हम्म। तो अगर आप ईरान पे कब्जा कर लेते हो तो आप चाइना, ईरान के ऊपर कब्जा करते ही हम्म। आप पूरा पाकिस्तान, और दोबारा से जो अफगानिस्तान इनको वहां आने नहीं देना चाहता, आने हम्म। नहीं दे रहा, रा, मतलब अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा एयर बेसिस बनाए जा सकते हैं ईरान के अंदर। हम्म। हम्म। पूरा चाइना को सर्विलेंस करने के लिए वहां पे एयर बेसिस बनाए जा सकते हैं। हम्म। पाकिस्तान को पूरा एक हिस्सा पाकिस्तान के साथ भी लगता है, तो वहां पे एयर बेस बना के वहां पे भी कब्जा किया जा सकता है। तो हम्म। बेसिकली ये जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा स्ट्रेटजिक वारफेयर का अड्डा भी है और हम्म। सेंटर भी बन रहा है, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहे, क्योंकि बीच में ये जो ईरान है वो एक दीवार बन के खड़ा हुआ है। हम्म। तो इसलिए बहाना किसी चीज का हो, पर हम्म। मेन मसला बेसिकली जो मध्य पूर्व के अंदर लगातार इसका दबदबा कम हो रहा है, अमेरिका का हम्म। लगातार उसको पीछे धकेला जा रहा है। तो हम्म। वो बेसिकली उसको असर्ट करने का मामला है और उसको दोबारा गेन करने का मामला है। अब मजीद एक बात इसमें करें हम कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वहां पर एक तरह से तानाशाही इसको कह लें, या एक मतलब आयरन हैंड के साथ जो है रूल वहां किया गया, जिसके खिलाफ हमने हम्म। पिछले वक्त में विरोध भी देखे। विरोध होने का कारण कई था, जैसे वो सैंक्शंस लगी हुई थी, इकॉनमी वो नहीं संभाल पा रहे थे भारी मुल्कों के दखल की वजह से, बिजनेस नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर, वो सारा कुछ रहा। और अभी भी हम देखें कि जो ट्रम्प है उनका बार बार ये कहना कि ईरान के लोग आप तैयार हो जाओ डेमोक्रेसी के लिए, आज़ादी के लिए, हम मदद आपको भेज रहे हैं। और मदद बिल्कुल। के रूप में उन्होंने भेजा क्या है? बमबारी, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया। और हम देख रहे हैं ईरान में जहां बड़े लेवल पर अमेरिका के जो धमाके हैं उनका विरोध हो रहा है, अल खमीनी की शहादत को उसको अफसोस किया जा रहा है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसा भी है जो खुशियां मना रहा है उसका। और हम बिल्कुल। देखें कि अमेरिका के बम ईरान के एक स्कूल पे जाके गिरता है, बच्चों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल है वो, और करीब वहां पे 100 बच्चियां जो हैं वो मारी जाती हैं। 150 से ऊपर हो गया आंकड़ा। 150 से ऊपर आंकड़ा आंकड़ा हो गया है। अब एक तरफ हम बात करें अमेरिका और इसराइल की टेक्नोलॉजी की, एआई से लैस्ड है वो, दुनिया की नंबर वन टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। क्या उनकी टेक्नोलॉजी को ये नहीं पता लगता कि जहां पर हमारी मिसाइल जा रही है, जिस जगह वो जाके गिरेगी, वहां पर मिलिट्री का कोई अड्डा है या स्कूलों के पढ़ने की कोई जगह है? ये अमेरिका का शुरू से रहा है कि डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करने के नाम पर उन्होंने हर मुल्क में तबाही तबाही और सिर्फ तबाही मचाई है। अब उसका अल्टरनेट जो है वो जो मोहम्मद रजा पहलवी उनका बेटा, वो तैयार बैठा है कि कब अमेरिका अपना ये ऑपरेशन पूरा करे और मैं वहां जाके दोबारा से सत्ता संभाल लूं। तो क्या
ईरान की अवाम ऐसे किसी आदमी को अपनाएगी वहां पर, जो जो दिख रहा है कि कठपुतली की तरह काम करेगा? देखिए, एक बात जो आपने शुरू में कही कि देखिए ईरान के अंदर अनरेस्ट बहुत है। हम्म। ईरान के अंदर बहुत सारी एक माइनॉरिटीज भी हैं, नेशनल हम्म। माइनॉरिटीज भी हैं वहां पे। हम्म। मुस्लिम के 3-4 ग्रुप हैं। हम्म। तो वहां पे खाना जंगी भी एक दौर में लंबा टाइम अभी भी चल रही है। ठीक है। तो उनका एक तो मकसद ये है अमेरिका का कि वो जो नेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट ईरान है उनको यूज करते हुए ईरान के हम्म। ऊपर कब्जा करा जाए। हम्म। पर वो अभी तक इनको लगा कि उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे। हम्म। पिछले टाइम में जो महंगाई के खिलाफ और बाकी जो चीजें थी उनके खिलाफ जो वहां पे अनरेस्ट हुई, हम्म। तो उसको ब्रूटली वहां पे मतलब दबाया भी गया। हम्म। और उसमें एक बात बहुत मुझे ये ठीक लगी कि वो मार रहे हैं हम्म। और बहुत लोगों को मारा गया, 3,000 से ऊपर हम्म। लोगों को मारा गया तब। हम्म। हम्म। और देखिए उन्होंने पूरा अंकड़ा जो है वो ओपन करा जनता के सामने हम्म। कि बेसिकली इसके पीछे अमेरिका है। हम्म। तो इसलिए हम ऐसा कोई भी विरोध है उसको टॉलरेट करने की उसमें नहीं है, हम्म। क्योंकि वो यहाँ पे सत्ता तब्दीली करके और पूरे के पूरे ईरान को, पूरी ईरानी जनता को गुलाम बना लेंगे। हम्म। तो इसलिए हम ये हमें करना पड़ेगा। और साथ हम्म। में उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोटेस्टर हैं, जो उनकी मांगे हैं, हम उन मांगों के लिए उनके साथ बैठ के बात करने को भी तैयार हम्म। हैं। हम्म। तो दूसरी तरफ वो जो बेसिकली एक्सपोर्टिंग डेमोक्रेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम्म। तो आप ये देखिए कि अभी जो हालत है, एक तरफ तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है हम्म। अमेरिका की, वहां इसराइल की और पूरे सारे वेस्ट की। हम्म। अभी वो जो डेमोक्रेसी का एक, आप अगर ये कह लो कि जो मास्क इन्होंने पहन रखा था, हम्म। वो उन्होंने पूरी तरह उतार दिया है, हम्म। नंगा चिट्टा। अभी दो विकल्प छोड़े हैं, हम्म। सिर्फ दो विकल्प हैं पूरी दुनिया में। और वो आम लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि अगर ईरान के ऊपर कब्जा हो जाता है हम्म। तो उसके बाद अगली बारी किसकी है। हम्म। अगर आप इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो हम्म। कि आप अमेरिका और इजराइल का सामना कर पाओ, तो फिर उनको चाहिए क्या? उनको हम्म। चाहिए वहां के नेचुरल रिसोर्सेज। हम्म। उनकी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, तेल कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, वो कंपनियां, उनका पूरा जोर लगा हुआ है कि पूरी दुनिया जो हमारी मुट्ठी में होनी चाहिए। हम्म। तो बेसिकली अब एक विकल्प तो ये है कि आप अमेरिका और इजराइल और बाकी वेस्ट की हेजेमनी को आप सरेंडर कर दो, हम्म। आप घुटने टेक दो। हम्म। और घुटने टेकने के बाद वो जो आपसे मांगते हैं आप उनको दे दो। हम्म। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता है अल खमेनेई वाला, हम्म। कि आप लड़ो और लड़ते हुए मारे जाओ। हम्म। और लड़ते हुए मारे जाने में एक चीज बची हुई है कि उसके अंदर एक संभावना है कि लड़ते हुए अगर पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, हम्म। तो बेसिकली ये जो बच्चों को मारने वाले, लोगों को मारने वाले और लोगों की लाशों पे साम्राज्य बनाने वाले जो लोग हैं, हम्म। बेसिकली हथियार के जोर पे जनता को मार के और लोगों को गुलाम करके जो राज्य बनाने वाले, साम्राज्य बनाने वाले जो लोग हैं, हम्म। इनको खत्म करा जा सकता है। और कोई एक बेटर वर्ड है जो जो एक बेहतर जो आने दुनिया वाली बनाई नस्लों जा के लिए सकती है। बनाया जा सकता है। हम्म। इसलिए विकल्प दो हैं, तीसरा कोई विकल्प अब इस दुनिया में नहीं बचा है। हम्म। तो मैं तो ये भी मैसेज दूंगा कि अभी जा तो आप एक एक हिस्सा वो भी है ना, मतलब मिडिल क्लास लिबरल्स, मतलब हम्म। शांति, हमें शांति चाहिए, हम्म। जंग बंद करो, हमें शांति चाहिए। ये भाई शांति का दौर नहीं है। अगर आप शांति शांति कूक रहे हो तो आप हम्म। अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़े हो। हाँ। और शांति का संदेश अगर आप देना है तो अमेरिका और इसराइल को दिया जाए ना, जंग तो वो शुरू कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम्म। वो समा भी निकल चुका। हम्म। शांति और मतलब पीस का अमेरिका और इजराइल को क्या संदेश दोगे? हाँ। मतलब उस इजराइल को हम्म। हम्म। जिसने लाखों लोग गजा में मार दिए, हम्म। हम्म।
जिसने बिल्कुल। पहले ही हमले में एक बच्चों के स्कूल पे हमला करके छोटी बच्चियों, हाँ। 150 छोटी बच्चियों को मार दिया। हम्म। और इराक के अंदर उसने, और लीबिया के अंदर उसने, और ये लिबनान के अंदर उसने, सीरिया हम्म। के अंदर उसने, पूरा जो अरब स्प्रिंग वाला जो एरिया हम्म। है उसके अंदर, और अफगानिस्तान के अंदर जो लगभग 50 लाख लोगों को कत्ल करने के जिम्मेदार जो लोग हैं, आप उनको पीस के लिए क्या रिक्वेस्ट करोगे? क्या वो आपकी रिक्वेस्ट सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। और इनके मामला पीछे। ये है कि, हाँ। हम्म। लास्ट बात ये है हम्म। कि देखिए, जो आप पीस की रिक्वेस्ट कर रहे हो, पीस की रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं बचा। बेसिकली आप पीस की रिक्वेस्ट करके अपने आप को साइड लाइन कर लेते हो, आप हम्म। अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो और इन इन बेसिकली। बातों के पीछे इनके देशों की बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है, जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उनके इंटरेस्ट बिल्कुल। छुपे हुए हैं। जिस कंपनी का मैंने नाम लिया था ना शुरू में आपको, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, उसको बाद में उसका नाम बदल के ब्रिटिश पेट्रोलियम रख दिया गया था। वो पूरी दुनिया में अब तेल सप्लाई करती है। यहाँ पर आप इंडिया में भी देखोगे, जो जियो के जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, वो ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ, अलायंस के साथ ही खुले हुए हैं। आपको बोर्ड दिख जाएंगे उनके जगह जगह पर। तो अच्छा बिल्कुल। मुझे जाते जाते एक बात मैं आपसे और शेयर कर दूं, हमारे दर्शक भी सुन लें, कि अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी का इंडिया के साथ क्या क्या कनेक्शन था। इनके दादाजी जो हैं वो इंडियन थे, भारतीय थे इनके बिल्कुल। दादाजी। उनका नाम था सैयद अहमद मुसवी हिंदी, जो हम्म। कि उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जगह है एक, वहां पर उनका जन्म हुआ था, किंटूर में। हम्म। 1800 के दशक में ईरान से भारत भारत आ गए थे, और 1830 में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वो वापस चले गए थे ईरान में, जब इंडिया पे ब्रिटिश कंट्रोल हुआ, ब्रिटिश से हम्म। बचने के लिए। और ईरान के बिल्कुल। साथ बड़ा लंबा जो है वो हमारा कल्चरल कनेक्शन भी रहा है भारत का। दोनों ही बहुत बिल्कुल। पुरानी सभ्यताएं हैं। आखिरी बात मैं आपसे और करना चाहूंगा, वैसे बड़ा हाइपोथेटिकल सी बात हो जाएगी, समय भी कम है, 5 एक मिनट रह गए हमारे पास, कि सुप्रीम लीडर जो अयतुल्ला खमीनी के, इनके शहादत के बाद, हम्म। और सामने दो ये बड़ी ताकतें हैं जिनके सिर पे मुनाफा और खून सवार है, ईरान कैसे लड़ पाएगा अकेला? और क्योंकि उसके सामने एक प्रॉब्लम और खड़ी है, इंटरनल डिस्टरबेंस, जो कि बार बार ये ताकतें उकसाती हैं कि अंदर भी विद्रोह हो जाए। तो इसमें देखिए, जो अंदर वाली बात है वो तो शुरू हो चुकी है। अभी अभी मैं रॉयटर की रिपोर्ट देख रहा था, वहां पे कुछ अच्छा। लोगों ने इकट्ठे होके अली हम्म। खamenei का कहीं पे एक बुत लगा हुआ है, तो उसको तोड़ा है, आगजनी की है वहां हम्म। पे। और बहुत थोड़े से लोग हैं बेसिकली। हम्म। हम्म। तो हम्म। अमेरिका चाहता भी ये है कि ये हम्म। शुरू हो। पर हम्म। मुझे ये लगता है कि बेसिकली ईरान ने पिछले 12 दिनों के कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल इसको सीखा है। हम्म। और पहले ही हमले में उनकी पूरी एक टॉप लीडरशिप मार दी गई थी पिछली हम्म। बार। हम्म। हम्म। तो उसके बाद उसको संभलने में 24 घंटे लगे, हम्म। वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाया था। हम्म। तो इस बार पहले ही ये तय हो गया था कि अली खamenei, जो बेसिकली इन्होंने एक प्रोपोगंडा चलाया कि अली खamenei तो ईरान के अंदर नहीं है। तो हम्म। बेसिकली अली खamenei ने ये प्रण करे किया हुआ था कि जिंदा रहूंगा तो ईरान में, मरूंगा तो ईरान में। हम्म। तो वो अपने काम काज में जुटे हुए वहां पे शहीद हुए। हम्म। और वहां पे पहले ही तय हो चुका था कि उनका जो दूसरा बेटा है, हम्म। ये आने वाला सुप्रीम लीडर होगा। हम्म। और बाकी जितनी आर्मी की कमांड है, जितनी नेवी की कमांड है, और जितनी साइंटिफिक इनकी रिसर्च वाली जो ब्रांचेस हैं उनकी कमांड है, आईआरजीसी की कमांड है, हम्म। उनमें चार चार लेयर की लीडरशिप ऑलरेडी अपॉइंट कर दी गई थी हम्म। कि अगर एक मरेगा तो दूसरा इमीडिएटली अपने आप अपॉइंटमेंट हो जाएगी हम्म। उसकी। हम्म। तो इसलिए एक तो मामला ये है। हम्म। दूसरा मामला है अंदर का। हम्म। अंदर वाला एक सेक्शन तो वो था जो बहुत जेन्युइनली अपनी गरीबी और महंगाई की वजह से इस राज्य का विरोध कर रहा था। हम्म। पर उसको भी अमेरिकन और इजरायली ऑक्यूपेशन नहीं चाहिए। हम्म। वो इस बात से भी बहुत सतर्क है कि अगर अमेरिका और इजराइल आएंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां और पुश्तें हैं वो गुलाम हो जाएंगी। तो हाँ। वो महंगाई से तो तंग है, पर वो रजीम चेंज चाहता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम्म। रजीम चेंज वाला एक छोटा तबका है, और वो हम्म। है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। जो इनको ये था कि हम एक लीडरशिप को मार के एक क्योस खड़ा करेंगे, और क्योस खड़ा करने के बाद ईरान के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, तो
हटा देंगे। और हम्म। बेसिकली ये वो हालत नहीं है, ये वेनेजुएला नहीं है। हम वो चीज दिख भी नहीं रही है वहां पर, ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है, लोग क्योंकि खड़े हैं मजबूती के साथ। बेसिकली जो आईआरजीसी है, हम्म। जो बेसिकली ये जो ऑटोमन अम्पायर का, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ बेसिकली, हम्म। 800 साल पीछे की बात करने जा रहा हूँ। हम्म। जब ये इसकी नींव रखी गई, मेहमद द टू था, हम्म। तो बेसिकली तब एक कमांड होती थी इनकी, जानिसारी करके। ठीक है। जो जितने ऑर्फन होते थे उन ऑर्फन्स को राज्य पालता था, उनको ट्रेन करता था, और वो सबसे एलीट कमांडो जानिसारी की एक बटालियन थी इनके पास, हम्म। कि जब आर पार की जंग होनी थी तो वो उसको लगाते थे। तो बेसिकली आईआरजीसी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 800 साल की एक हिस्ट्री में से आई हुई ओके। हम्म। एस्टेब्लिशमेंट है। तो हम्म। आप देखिए, एक इतना लंबा वो एक ट्रेडिशन है। हम्म। जो बेसिकली आईआरजीसी है वो दूसरी आर्मियों की तरह आर्मी नहीं है, बेसिकली ओके। वो एक रिलीजियस आर्मी है। हम्म। जो अली खामनेई का जो रिलीजियस और पॉलिटिकल विचार है हम्म। वेस्ट के अगेंस्ट, वो हम्म। उसके ऊपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली एक बिल्कुल स्टीक समझ रखने वाली आर्मी है। हम्म। वो सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाली आर्मी नहीं है। हम्म। दूसरी तरफ जो उनकी दूसरी आर्मी है, हम्म। वो भी एक बड़ी शक्ति है। हम्म। तो तीसरा, इनकी नेवी भी ठीक है। हम्म। चौथा, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लगती है कि बाकी जो मुस्लिम देश हैं, हम उनके साथ ईरान का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। ईरान की एक लंबी हिस्ट्री है, लंबा ट्रेडिशन है, और वहां पे शहादत के ऊपर रोया जरूर जाता है, हम्म। पर वो कहते हैं कि अंत में जो है सबसे बड़ी चीज क्या होगी, हम्म। जब इस जहां से आप जाओगे तो सबसे बड़ा रिवार्ड क्या होगा, तो वो शहादत को मानते हैं। शहादत। हम्म। सो इसलिए वो जो एक हजारों सालों की ट्रेनिंग है वहां पे, ये एक ट्रेनिंग है। हम्म। सो मुझे ये लगता है कि अमेरिका आया है, उसको, मुझे लगता है उसको भी भुलेखा नहीं होगा। हम्म। वो इस बात से जानू नहीं है, ये उसको भी नहीं होगा। हम्म। बस उसका ये एक अटेम्प्ट है, क्योंकि उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता नहीं, अटेम्प्ट है, ठीक बात है, ये ठीक बात लग रही है आपकी। उसका एक अटेम्प्ट है, वो सफल होता है असफल होता है, पर ये बात तय है कि एक बड़ा नुकसान होगा ईरान का भी। और जो हम्म। हमला होने से पहले की स्टेटमेंट है इसकी, डोनाल्ड ट्रंप की, हम्म। उसमें उसने ये बात मानी है हम्म। कि बेशक हम रिजीम चेंज करेंगे, ये करेंगे, पर उसमें कुछ अमेरिकन की जानें भी जाएंगी। हम्म। तो वो बात मान के ही हमला कर रहे हैं। तो हम्म। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि ईरान के ऊपर हमला एक अटेम्प्ट है, जिसमें उनकी एक कोशिश है कि रजीम चेंज हो जाए। नहीं तो इसको इतना पीछे धकेल दो कि आने वाले 15-20 साल वो उठ ना पाए। उठ ना पाए, और कम से इसके कम अंदर एक कमजोर चीज, तो कर ही दे इनको, कमजोर एक कर चीज दे और बस सत्ता को लास्ट में वहां। मैं कह दूं कि हम्म। 1 महीने बाद इसराइल के अंदर इलेक्शन है। हम्म। अभी मोदी साहब वहां पे जाके आए थे, तो जो उनकी ऑपोजिशन थी उन्होंने बॉयकॉट करा था। हाँ। तो उसमें नेतन्याहू को गद्दी से उतारने का ठीक ठाक इसराइल के अंदर पूरा ग्राउंड बना हुआ है। हम्म। तो उसको ये लगता है कि अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो मेरा दोबारा आ पाना मुश्किल है। और जो अमेरिकन लॉबी है बेसिकली, हम्म। जो अभी ट्रंप के साथ है, वो नेतन्याहू और वो एक नेक्सस है। और हम्म। वो भी नहीं चाहते कि नेतन्याहू जाए। तो हम्म। वो ये जो जंग निकली है, ये उस इलेक्शन का भी एक हाँ। हिस्सा इसमें जरूर है। हम्म। तो ये 3-4 बातें हैं, मुझे ये ये लगती वक्त हैं। इन्होंने इसलिए चूज किया है कि इलेक्शन सिर पे खड़े हैं उनके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि देखते हैं क्या निकल के आता है। कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है, क्योंकि ईरान कोई छोटी ताकत नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। किस तरफ रास्ते मुड़ेंगे, किस तरफ जाएगा, वो वक्त बताएगा। धन्यवाद।